हेलो बच्चों, कल का जो पार्ट माने खंड अ को हमने सॉल्व किया था। अब हम खंड ब सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है हाफ ईयरली का ही क्वेश्चन पेपर। मैंने कल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को हल कर दिया था। अब हम आगे चलते हैं जिनमें हमें प्रश्नों को हल करना होता है। पहला प्रश्न है सभी खंड कीजिए। ठीक है, उसमें क वाला है x+2y बराबर 7, x-3y इक्वल टू माइनस का 8। इसको हल करना है। यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। पहला है, जब हम हल करने शुरू करेंगे तो पहला समीकरण x+2y इज इक्वल टू 7, दूसरा है x-3y इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, अब करना क्या है? अब ये देखिए, यक्स और यक्स दोनों के चिन्ह जब समान हैं, गुणांक भी समान है, तो घटा देंगे। ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया। ये 2y और 3y, 3 2 5y हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 8 और 7 15। इसको हम काट देंगे तो y का मान आ जाएगा 3। y का मान आपका 3 आ गया। तो अब इस y का मान जो 3 आया है, इसे किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो मान लेते हैं समीकरण एक ये है, तो समीकरण एक से जब हम समीकरण एक में रखेंगे तो उस स्थिति में समीकरण एक से क्या हो जाएगा? लिखा है x+2y इज इक्वल टू 7। तो x+2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 3 इज इक्वल टू 7। तो x+6 इज इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 माइनस 6, x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। आइए बच्चों, हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से समीकरण √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न कैसे सॉल्व करना है? गुणनखंड विधि से। तो √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का आपस में पहले मल्टीप्लाई करिए। तो √2 2 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 10। अब 10 को दो भागों में बांट देना है। 10 को दो भागों में बांटिए कि गुणा करने पर 10 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो ध्यान से देखिए, 5 और 2, तो 5 दूनी 10, और 5 + 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। इस 7 के जगह पर हमें लिखना है 5 + 2 इंटू ये यक्स है, और फिर ये प्लस 5√2, और आगे है आपका √2x² प्लस इज इक्वल टू 0। अब यक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2x² प्लस 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन x है, तो √2 इंटू एक्स प्लस 5 हो गया, और इन दोनों में कॉमन हमारा √2 है, तो बचेगा यहाँ √2, यहाँ से √2 बचेगा, और यहाँ बचेगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। x प्लस √2 को एक साथ रखा गया, और ये है √2x प्लस 5 को एक साथ। ध्यान दीजिए, दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, तो या तो पहला 0 होगा, इसका मतलब इसका मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का √2। ठीक है, या तो ये 0 होना चाहिए, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5/√2। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो सकता है। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। दूसरे प्रश्न को कैसे किया गया आप लोग समझ गए। ठीक है, थोड़ा मैं सवाल तेज बता रहा हूँ क्योंकि कम समय में हमें सवाल को सॉल्व करना है इस तरीके के। अब ध्यान दीजिए, ये क्वाड्रेटिक गुणनखंड विधि से था। अगर यही आपको श्रीधराचार्य विधि से कह देता तो श्रीधराचार्य के लिए याद रखिएगा, श्रीधराचार्य मेथड का चार्य विधि क्या है? अगर आपका इक्वेशन लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उसी सवाल में कैसे लगाना है श्रीधराचार्य? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ये पूरा रूट में रहेगा, अपान का
2a। अगर इसी सवाल में आपसे पूछ दे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स मतलब मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, कभी कभी वो मूलों की जगह शून्यक भी लिखेगा प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए आपको विविक्तर निकालना होता है डी, डी की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, ठीक है, d² इक्वल टू डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब ध्यान से देखिए b² माइनस 4ac, अगर इसमें d का मान 0 से बड़ा आया तो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। असमान माने दोनों का मान अलग अलग होंगे। दूसरी बात आप जानते रहिए, अगर d का मान 0 आ गया, मतलब इसे सॉल्व करने पे वैल्यू 0 आ गई, तो मूल वास्तविक तो होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। और अगर तीसरी केस आती है, अगर d का मान लेस देन 0 आ गया, 0 से छोटा आ गया, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। 3 केस होते हैं। पहला हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में गुणनखंड विधि से मैंने इसे हल किया है। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि श्रीधराचार्य मेथड क्या है। श्रीधराचार्य के लिए x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। इसी में हमने ये भी सीखा कि मूलों का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, जिसमें हमने सीखा d बराबर b² माइनस 4ac होता है। अगर d का मान 0 से बड़ा आया, माने +2 +3 +10 +20 कुछ भी आए, तो मूल उस स्थिति में क्या होंगे, वास्तविक होंगे। साथ साथ दोनों मूल असमान होंगे, मतलब उनका x का मान 2 आएगा, दोनों अलग अलग होंगे। अगर d का मान 0 आ गया, 0 आएगा तो क्या होगा, जब 0 आएगा तो इसका मतलब मूल उसके जो हैं वास्तविक तो हैं, लेकिन जो असमान थे अब वो समान मिलेंगे। बात समझ में आ गया। और अगर d का मान 0 से छोटा हो गया, माइनस में आ गया, जैसे -3 -4 -5 ऐसे आ जाए, तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। तो हमने सवाल लगाया, सवाल पे ये कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लिखा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि 8 1 k - 4 और 2 - 5 संरेख हैं। हमने आपको संरेख के लिए 3 शर्तें बताई थी। संरेख के लिए क्या बताया था? पहला शर्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखा दो। क्षेत्रफल कितना दिखा दो? 0 दिखा दो। दूसरा मैंने ये बताया था, अगर 3 पॉइंट यहाँ x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 संरेख हैं, तो अगर a b c, तो हम लिखेंगे a से लेके b प्लस b से लेके c बराबर a से लेके c के बीच की दूरी, ये हो जाएगी। तो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिखा देना? 0। अब आपके पास जो बिंदु दिया गया है सवाल में, सवाल देखिए, सवाल में k का मान पूछ रहा है, k का मान पूछ रहा है, इसका मतलब बिंदु दिए गए हैं। बिंदु क्या है? बिंदु आपके दिए गए हैं, आपके जो बिंदु हैं वो हैं 8 का हल यहाँ से करेंगे। एक बात यहाँ हम लिख दे रहे हैं, प्रश्न को कैसे हल करना है, यहाँ से हल करना है। 8,1 दूसरा बिंदु है k - 4, ये माइनस का 4 है, और ये 2 -5 है। इसे x1 मानो, y1, x2 y2, x3 y3। बात समझ में आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख, ऐसे लिखेंगे, संरेख के स्थिति में, किसकी स्थिति में? संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला 1/2। हमने कैसे बताया था? कितनी बार x लिखना है? 1 बार, फिर डब्बा बनाओ, यहाँ x1 लिखो, फिर प्लस x2 लिखो, डब्बा बना दो, फिर प्लस x3 लिखो, डब्बा बना दो, और ये ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ लिखो y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। ठीक है, अब इज इक्वल टू 0 कर दो।
अब इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे हमें ध्यान से देखिए, फिर से यहाँ पे फार्मूला बिंदु लिख दे रहे हैं हम, आप समझते रहिए। बिंदु 8 1 के माइनस का 4 और इसी के साथ साथ 2 कामा माइनस का 5। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, चलो अब ये x1 y1 x2 y2 x3 और y3 इज इक्वल टू 0। तो ये 1/2 को 0 को उधर भेज देंगे हम, तो हमारा 0 हो जाएगा। तो बचेगा x1 का मान कितना है, 8 है। कोष्टक में y2 का मान कितना है, माइनस का 4 है। माइनस y3 का मान कितना है, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान k है। इन ब्रैकेट y3 का मान कितना है, y3 का मान माइनस का 5 है। फिर माइनस y1 का मान कितना है, 1 है। फिर प्लस x3 का मान कितना है, 2 है। फिर y1 का मान कितना है, y1 का मान 1 है। और y2 का मान कितना है, -4 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8 गुणे 1 प्लस ये हो जाएगा k गुणे माइनस का 6 और ये हो जाएगा प्लस 2 गुणे 5 बराबर का 0। इधर हो जाएगा 8 एकम 8 माइनस का 6 के और प्लस 5 दूनी 10 बराबर का 0। अब 10 और 8 18, तो 18 माइनस 6 के बराबर का 0। 18 बराबर हो जाएगा 6 के, 6 त्रिक 18। के का मान कितना आ गया, 3। ये आपके के का मान आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका के का मान। तो हमने कैसे निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखाकर x1 y1 की वैल्यू को पहचानो और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखा दो। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन आ गया। आगे फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, इसने लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। ये अगला सवाल है, हल कर रहे हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण थीटा का मान कितना दिया है, 60। तो हमें एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमने पढ़ाया पाई r² थीटा बटे 360 आई। ये हो जाएगा पाई r² माने 6 का स्क्वायर 36 गुणे थीटा का मान 60, 60 बटे 360। 36 दहा में 10 आ गया, 0 0 कैंसिल। एरिया की आ जाएगी वैल्यू 6 × पाई। पाई की वैल्यू अगर रख देंगे तो ए बराबर हो जाएगा 6 × 3.14। ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 चौक 24 के 4, 6 कम 6 2 8, 6 त्रिक 18। तो ये आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर। ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर आगे चलते हैं और हमें एक प्रश्न मिला, लिखा है इसने सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हल करेंगे तो लिखेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मानेंगे। तो 1/√2 को लिख देंगे p/q। अब इसको पलट दीजिए, तो √2/1 इज इक्वल टू √2/1 इक्वल टू p/q। √2 इक्वल टू p/q। ये विरोधाभास है। ये क्या है, विरोधाभास। इसका अर्थ ये हो गया कि √2 तो एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, संख्या है, होगी नहीं है। ठीक है, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया इसलिए इसका फ्लैश लाइट बंद हो गया। आपको अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि अब मोबाइल चार्ज करेंगे तो फिर वीडियो को रोकना पड़ जाएगा हमें। इसमें एक क्वेश्चन लिखा है, एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, लंब वृत्तीय शंकु, एक शंकु बनाइए जिसकी त्रिज्या, ये रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट h का मान 8 सेंटीमीटर, l का मान नहीं पता है। ध्यान से देखिए, जब तक l का मान नहीं पता होगा तो l स्क्वायर बराबर होगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l स्क्वायर बराबर होता है, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो गया 64 प्लस 36, ये हो जाएगा 100 l स्क्वायर। अगर l स्क्वायर का मान 100 है तो l का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपका l का मान पता चल गया तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है, वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, पाई में ही आंसर दे दीजिएगा। आर का मान है आपका 6 और एल का मान है आपका 10, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा 60 पाई। ठीक है, ये हमारे शंकु का वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो ये हमने वीडियो बना दिए हैं। अब आगे हम एक क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। इसने क्या कहा है, बिंदु ए से, क्वेश्चन देखिए पहले, बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो प्रश्न है कि एक वृत्त, ये प्रश्न है कि एक वृत्त है जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए है। ठीक है, वृत्त को एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से वृत्त को मान लेते हैं कोई एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई, इस स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये एंगल 90 बन जाएगा, 90 के सामने ये होता है कर्ण, ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, और यही त्रिज्या है आधार। तो आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण माने 5 का स्क्वायर बराबर लंब माने 4 का स्क्वायर प्लस आधार माने त्रिज्या का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 बराबर 16 प्लस आर स्क्वायर। 25 माइनस 16 बराबर आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 बराबर आर स्क्वायर, यानी कि 3 आ जाएगा आर का मान। आर का मान कितना आ गया, 3, यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई। देखिए कितना आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने पे आपको सीधे 4 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही आसान था इस प्रश्न को हल करने के लिए। इसी के साथ अगला प्रश्न है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ध्यान सुनिए, यह एक अर्धगोला है। ठीक है, और इस अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है, ऐसे शंकु खड़ा है, समझ लीजिए। अब कह रहा है जिनकी त्रिज्याएं आर है, शंकु की भी त्रिज्या आर 1 सेंटीमीटर है क्योंकि इसी के ऊपर है, और गोले की भी त्रिज्या इसी के ऊपर है। अब कह रहा है यह तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का मतलब आयतन का मान ज्ञात करना है। आयतन का मान माने शंकु का आयतन प्लस
गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, आयतन, और वो भी पाई के पदों में। तो v इक्वल टू शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस अर्धगोले का आयतन कितना होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। v बराबर 1/3 पाई, आर का मान भी 1, एच का मान भी 1, 2/3 इंटू पाई, आर का मान 1, ये हो जाएगा π/3 प्लस 2π, यहाँ 3 रहेगा नीचे, यहाँ पाई रहेगा, नीचे वाले जब बराबर हो जाते हैं तो ऊपर हो जाएगा 3π/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर केवल पाई आ जाएगा। तो हमारा आंसर ही पाई आ गया। बात समझ में आया? सवाल को कैसे सॉल्व किया गया, ऊपर शंकु है, नीचे अर्धगोला है, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और आर और एच दोनों का मान कितना रखना है, 1 रखना है। 1 रखने के बाद बस इसे हल कर दो तो आंसर तुम्हारा पाई आ जाएगा। ठीक है, बस करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। बाकी नेक्स्ट डे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को वॉच टाइम भी बढ़ाएं, थोड़ा सपोर्ट आप देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।